एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। अग्निपथ योजना को लेकर अभ्यर्थियों को भड़काने के मामले में कई कोचिंग संचालकों की भूमिका सामने आने के बाद अब ऐसे संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक तिरहुत परमंडल की ओर से मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों में संचालित होने वाले कोचिंग और इसके निबंधन की जानकारी मांगी गई है। यह रिपोर्ट 3 दिनों के भीतर देना है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण के डीआईओ और डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान से 3 दिनों के भीतर कोचिंग संस्थानों की संख्या और निबंधन की सख्त सूचना मांगी है। बताया जा रहा है कि सरकार के स्तर में मांगी गई जानकारी के आधार पर सभी जिलों से यह रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। मालूम हो कि अग्निपथ योजना के खिलाफ में मुजफ्फरपुर समेत राज्य के कई जिलों में कोचिंग संचालकों की भूमिका सामने आने के बाद उनकी धरपकड़ की जा रही है। मुजफ्फरपुर में 4 कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई की जा रही है। एक कोचिंग संस्थान पर आयकर अधिकारियों ने भी सर्वे किया है। क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक तिरहुत परमंडल ने बताया कि इन जिलों में बगैर रजिस्ट्रेशन के ही सैकड़ों कोचिंग का संचालन किया जा रहा है। इन संस्थानों का शिक्षा विभाग से रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, इस कारण यह मनमाना शुल्क है। शिक्षकों की योग्यता से लेकर शुल्क की भी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। इन संस्थानों में बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। इसके तहत बगैर रजिस्ट्रेशन कोचिंग का संचालन करने वालों पर 5000 से लेकर 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। शिक्षा विभाग के आरडीडी जीवेंद्र झा ने बताया कि जिले में कोचिंग संचालक को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अभी से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इसकी बैठक होगी। इसके तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। नियम का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई भी होगी। ये खबर आई है कि फिलहाल जो दंगा या घटना घटी है उसमें कहीं न कहीं कुछ सारे जो कोचिंग हैं हमको नहीं कह सकते हैं, कुछ न कुछ कोचिंग संचालक हैं जिसका इन्वॉल्वमेंट है, जिसे कि न्यूज़ में आ रहा है। तो उसके संदर्भ में हमने पता किया है, अपने प्रमंडल अंतर्गत सभी जिला से रिपोर्ट मांगा है कि 2010 में जो बना था कोचिंग संचालन के लिए नियम बना था या अधिसूचना हुआ था विभाग से, शिक्षा विभाग से, उसके आलोक में जिलावार कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है कोचिंग संस्थान का और कितना बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है। तो अभी तक किसी खास जिला से रिपोर्ट, किसी भी जिला से रिपोर्ट अभी एक्यूरेट नहीं आया है। कुछ लोग दूरभाष पर बताया है सर 5-5 हज़ार रुपये का ड्राफ्ट कुछ जमा है पहले से, लेकिन एक स्थापना समिति होती है जिसके हेड डीएम होते हैं,
तो उनके यहाँ गया और प्रस्ताव पर मीटिंग का डेट नहीं मिला, जिस और कारण से टलता गया है। जल्द ही हम लोग वो समिति मिले जाएंगे, डीएम की अध्यक्षता वाली जो समिति है, और निबंधन का कार्य अपडेट कराते हुए फिर हम सूचित करेंगे। ये जिला से आई है, तो हमने अभी निर्देश दिया है प्रत्येक जिला को, और जो ही आ जाएगी तो उसके बाद ही कुछ डाटा बता सकते हैं। जब सरकारी तंत्र इतना तत्पर है, इसके लिए इतनी ऊर्जा लगा रही है, देखिए शिक्षा जो सरकारी स्कूल है उसका शैक्षिक स्थिति कैसे बदले, शिक्षा विभाग में जो एक छवि पहले हुआ करती थी उसमें कुछ अंतर आया है, और उसके लिए प्रधान सचिव स्तर से विभागीय मंत्री पूरा समय दे रहे हैं। हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो पूरा सुधारने का काम कर रहे हैं। और इस बीच में आकर के शिक्षा जगत में ही कोचिंग संस्थान बीच में आकर के उसको कहीं न कहीं अंतर डाल रहा है। जो शिक्षा की छवि बनती है वह भी धूमिल होती है। तो निश्चित रूप से इस पर कड़ाई करना होगा। जो नियम बना है उसके अधीन ही संचालित होंगे, और जहां नियम के विरुद्ध कोई संचालित होगा उसको बंद कराया जाएगा। बिहार के विभिन्न जिलों में जेडीयू की ओर से आभार यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर में भी शनिवार को निकाली गई। सीएम नीतीश के जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है, इसलिए उनका आभार व्यक्त करने के मकसद से आभार यात्रा निकाली गई। शहर के विभिन्न इलाकों से निकाली गई इस आभार यात्रा डीएम ऑफिस तक यात्रा निकाली गई। इस दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत हजारों कार्यकर्ता थे। पूर्व मंत्री शहर जिला संगठन प्रभारी डॉक्टर रंजू गीता ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। हम लोग उन्हें धन्यवाद देते हैं। सभी धर्मों की जातियों और उपजातियों की गिनती होगी। जातीय जनगणना होने से सबसे ज्यादा लाभ गरीबों को होगा। मौके पर जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सहित सैकड़ों जदयू नेता मौजूद रहे। आज पूरे बिहार में जो जातीय जनगणना हो रहा है बिहार सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसके लिए पूरे बिहार के जदयू परिवार और बिहार की जनता की ओर से हम लोग आभार यात्रा निकाले हुए हैं, और उसी के क्रम में हम लोग जदयू कार्यालय से यहाँ तक का सफ़र तय किए हैं। हम सब बिहारवासी माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं, बधाई देते हैं कि यह साहसिक कदम इन्होंने उठाया है। पूरे देश में किसी राज्य में इस तरह की जनगणना नहीं हो रही है। यह जनगणना होने से जो जाति हाशिए पर है, शैक्षणिक, आर्थिक, उनका जब जनगणना होगा तो उनके बारे में सरकार अलग से प्लानिंग करेगी और बिहार आगे बढ़ेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब जी का ऐतिहासिक फैसला, जो जातीय जनगणना कराने का जो फैसला लिया गया है, इसके लिए पूरा जनता दल यू परिवार पूरे बिहार के हर जिले के मुख्यालय में आभार यात्रा अपने नेता के प्रति निकालने का काम किया है। उसी दरमियान मैं यहाँ की संगठन प्रभारी हूँ। मैं यहाँ पार्टी कार्यालय से लेकर अभी खुदीराम बोस चौक पे माल्यार्पण करते हुए और समाहरणालय के पास हम लोग आए हैं, और यहाँ से हम लोग का समापन होगा। और बहुत दिनों से यह जो मांग थी, आम आवाम की मांग, कि जितनी जिसकी संख्या उतनी हिस्सेदारी हमारी, इस पर हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब ने जो काम किया, ऐतिहासिक निर्णय लिया है, उसके लिए पूरा जनता दल परिवार पूरे बिहार के सभी जिलों के मुख्यालय में आज आभार यात्रा के रूप में उनके प्रति आभार प्रकट किया। बिहार में कराई जा रही जातीय जनगणना का आश्रय लेने के लिए एक तरह से होड़ मची हुई है। जातीय जनगणना के समर्थन में शनिवार को राज्य भर में जदयू नेताओं ने आभार यात्रा निकालकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। मुजफ्फरपुर में भी पार्टी के नेताओं ने आभार यात्रा निकाला। जदयू के साथ राजद भी इसका क्रेडिट लेने से पीछे नहीं है। पार्टी के विधायक इसराइल मंसूरी हो या अनिल शहनी, पासवान, सभी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पहल पर ही जातीय जनगणना कराने पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई। अगर ऐसा नहीं होता तो तेजस्वी यादव इसे लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले थे। कम से कम वो तो पहले इस पक्ष में नहीं थे, लेकिन हम लोगों के प्रतिपक्ष के नेता, युवा दिल के धड़कन श्री तेजस्वी यादव जी ने जब फरमान जारी किया कि हम पश्चिमी चंपारण से लेकर के और क्या कहते हैं कुछ दिल्ली के
मैदान तक जाएंगे, हम पैदल यात्रा करेंगे, तब सभी लोगों में सुगबुगाहट हुई। और तेजस्वी देश का बड़ा नेता न हो जाए जातीय जनगणना के इशू पर, इसलिए तत्काल जो है से कि माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हुए इस कदम को आगे बढ़ाने का काम किया है और काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। हम लोगों को इसमें कोई बीमारी नहीं है, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बिहार की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता जान गई है कि जातीय जनगणना आज अगर बिहार सरकार अपने बलबूते कराने जा रही है तो उसका सूत्रधार कौन है, उसका जो है सो देन कौन है, वह वीर तेजस्वी यादव के पक्ष में जाता है। अच्छा, बीजेपी ने सवाल उठाया है जेडीयू पर कि शिक्षा विभाग उनके पास है और बिहार में 3 साल की डिग्री 5 सालों में दी जाती है। देखिए, ये तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी विधानसभा में भी बार बार बोलते रहते हैं कि यह सरकार नहीं सर्कस चल रही है, क्या नूरा कुश्ती है। लोग एक दूसरे के समर्थन से सरकार बनाए हुए हैं, लेकिन लगातार वो दल जो बहुमत में है, जिसकी ज़्यादा विधायकों की संख्या है, वो लगातार मुख्यमंत्री पर हमला करते जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वाभिमान अब नहीं जग रहा है। कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वाभिमान इतना जग गया जो महागठबंधन से रातों रात भाग गए थे। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का स्वाभिमान कब जग रहा है, जो साथ में सरकार बनाए हुए है तमाम विफलताओं पर लगातार हमला कर रहे हैं। ये हमारे नेता प्रतिपक्ष और बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव जी के प्रयास से, जो बिहार सरकार और इनके दबाव से आज जो है सो जातीय जनगणना होने जा रहा है, और इसको अगर वो अपने आप को उपलब्धि मानते हैं और इसमें साथ देकर जातीय जनगणना करा रहे हैं, तो इधर केंद्र के साथ हैं, केंद्र के साथ एनडीए के साथ ये सरकार चला रहे हैं, षड्यंत्रकारियों के साथ सरकार चला रहे हैं। तो ये षड्यंत्रकारियों से भी पूरे देश में कराने का व्यवस्था करे, तब न समझेंगे कि नीतीश कुमार की है। ये तो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का जो है सो अथक प्रयास और लड़ाई, जो विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर और सदन तक जो लड़ने का काम किया उसका है, ये सारा श्रेय वीर तेजस्वी जी को जाता है। अच्छा, एक और सवाल है, बिहार में ये लोग शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहा है। 3 साल की जो डिग्री हो जाती है उसको लेकर बीजेपी ने भी सवाल किया कि शिक्षा विभाग जेडीयू के पास है। ऐसे में क्या कहेंगे, सही बात है बीजेपी की सही बात है? देखिए, इन लोगों का जो है ना चाल, इसीलिए मैं बराबर कहता हूँ ये यंत्र तंत्र षड्यंत्र, ये षड्यंत्रकारी सरकार है एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार। कभी उस पर आरोप लगाता है, कभी उस पर आरोप लगाता है, और आरोप लगाने का जो इनका प्रतिक्रिया चल रहा है शिक्षा विभाग, यही जो है सो ये जो अभी हमारे केंद्रीय मंत्री थे उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी, वो बोले थे कि हर जिला में ज़मीन नहीं बिहार सरकार दे रही है, और अभी गाल फुला रहे हैं। उसे वही संजय जायसवाल जी उनको सवाल कर रहे हैं, जिसके लिए आपने धरना दिया, जिसके आपने मांग किया, क्या बिहार सरकार पूरा किया? तो मुंह बंद करने के लिए इनको पद दे दिया। खाली जो कुछ बोलेगा जनता दल यू और भाजपा षड्यंत्रकारी सरकार, आम जनता के काम नहीं हो वो उसके लेकर वो बराबर जो है सो काम न हो, और जो बोले उसका मुंह बंद करने के लिए कोई पद दड़ा दो। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा, जेडीयू के द्वारा आभार यात्रा निकालने की जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक फैसला लिया, क्रेडिट लेने की बात आ रही है क्या? क्रेडिट लेने की? जी देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हमेशा गरीबों वंचितों, माननीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा गरीबों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अग्निवीर का भी जो विषय रहा, तो अहम मुद्दों पे तेजस्वी जी ने इसको राजभवन तक हम लोग मार्च करके वहाँ तक गरीबों के हितों के लिए, किसान के हितों के लिए, और जो युवा वर्ग है जिनको बेरोज़गारी की तरफ धकेला जा रहा है 4 साल के बाद, दोबारा वो बेरोज़गारी 75% लोग उसमें फिर से दोबारा बेरोज़गारी में बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता जो हैं तेजस्वी जी, वो जनता की हित की आवाज़ उठाते हैं। तो कोई भी जिसके साथ जनता होता है, और आपने देखा होगा कि बैकडोर की सरकार है ये, तो जिनके साथ जनता है तो जनता तो उसी के साथ रहती है जो उनका हित ही होता है, और तेजस्वी जी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो बिहार की सेवा और जनता के हित के लिए काम करते हैं। बड़ा सवाल है बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर, 3 साल की डिग्री 3 साल में तो नहीं मिलती। जी। बीजेपी ने भी इसको लेकर आवाज़ उठाई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जेडीयू को विचार करना चाहिए, शिक्षा विभाग उनके पास है। तो क्या इस बात का समर्थन करते हैं बीजेपी इस बात का? भाई, केंद्र से लेकर राज्य तक उन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो विधि व्यवस्था ठीक करना, सुचारू करना इनकी ही जिम्मेदारी बनती है। तो और हम लोग सभी लोग जानते हैं, जब हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या कोई कोर्स करने जाते हैं तो विधिवत
वो 3 साल का कोर्स रहता है या ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स रहता है। तो बिहार का तो दुर्भाग्य है कि वहाँ पे देखा गया है कि 3 साल का कोर्स 6 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। ऐसे बहुत सारे दर-बदर बच्चे भटक रहे हैं। तो इस पे विशेष तौर पे सरकार को इन नीतियों को देखना चाहिए और सबसे पहले हमारे ही बिहार से इस व्यवस्था को ठीक करनी चाहिए। शनिवार को सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन जन विकास मोर्चा के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि 12 सूत्री मांगों को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा संज्ञान नहीं लेने जाने को लेकर मोर्चा के सदस्य जल्द ही जिलाधिकारी कार्यालय में आमरण अनशन शुरू करेंगे। ट्रेड लाइसेंस, पानी टैक्स, यूजर चार्ज सहित अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रशासन के द्वारा संज्ञान नहीं लिए जाने से नाराज मोर्चा के द्वारा 9 जून को 1 दिवसीय मुजफ्फरपुर बंद भी किया गया था, जिसके बाद भी जिला प्रशासन के द्वारा इन मांगों पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिसे लेकर 27 जून से मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल के नेतृत्व में मोर्चा के सदस्य आमरण अनशन करने जा रहा है। आज के प्रेस वार्ता का उद्देश्य है, हम लोग नगर निगम के शोषण के विरुद्ध कार्यक्रम चला रहे हैं, उसका आंदोलन कर रहे हैं। जो पहला कार्यक्रम हम लोग मुजफ्फरपुर बंद का आयोजन किए थे, उसके बाद जो है सो 27 तारीख से उसी क्रम में जो है सो अनशन का कार्यक्रम मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल जी द्वारा किया जाएगा। उसी क्रम में हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता बुलाया है और हम लोग का मकसद ये है सरकार को संदेश देना कि जो ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी टैक्स जो लगाया जा रहा है वो जनता पर यह भार जो है सो एक ऐसा भार है जो जनता वहन नहीं कर पा रही है और जनता के साथ एक समझिए आर्थिक उसका शोषण है। इन्हीं बिंदुओं को लेकर के हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और आपने देखा होगा और आपके ही अखबारों से, समाचार पत्रों से, जो शहर का निर्माण कार्य हुआ है उसमें IIT के लोगों ने आकर के जांच किया है और पाया है कि पानी का जो बहाव है वो उल्टी दिशा में चल रहा है। शहर में जो नारकीय स्थिति बनी हुई है, मोती झील, कल्याणी और तिलक मैदान रोड, ऐसे जो जगह हैं जहाँ पर की जो स्थिति बनी हुई है उसमें व्यवसायी 6 महीने 7 महीने से उनका व्यवसाय ठप हो चुका है। उनका जो है सो सारा शहर का करीब नगर स्थिति ये है कि निर्माण कार्य के चलते सारे शहर को खोदा गया है और उसके बावजूद भी अभी भी स्थिति सुधर नहीं पाई है और स्थिति बहुत गंभीर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। ट्रेड लाइसेंस, पानी टैक्स और सफाई टैक्स जो नगर निगम के द्वारा मनमानी बढ़ाया जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग राजनेता से लेकर के पदाधिकारी, तमाम पदाधिकारियों को चिट्ठी पहले हम लोगों ने लिख करके दिया था, लेकिन अधिकारियों की तरफ से किसी तरह के कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण हम लोगों को मजबूरन 9 जून को मुजफ्फरपुर बंद जो है करना पड़ा। और यहाँ के जो व्यवसायी हैं वो जन विकास मोर्चा के बंद का पूरा व्यापक जो है समर्थन किया, लेकिन अभी तक न सरकार और न जिला प्रशासन को कानों पर जूड़ तक रेंगा है। इसके लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन 27 जून से जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष करने जा रहे हैं और उसका सीधा उद्देश्य ये है कि हम लोग जान दे देंगे, लेकिन ये ट्रेड लाइसेंस और पानी चार्ज और सफाई चार्ज नहीं वापस हुआ तो हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, अनशन पर बैठे रहेंगे। सरकार की तानाशाही के साथ साथ यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड पार्षद हैं, तो उन तमाम लोगों को कलई बंद में तो खुला ही था। अगर ये अनशन में समर्थन नहीं करेंगे तो उन सारे लोगों का कलई जो है खुल जाएगा। स्वतंत्रता संगठन की ओर से सांप्रदायिकता एवं अंधराष्ट्रवाद के उभारों के दौर में मानवाधिकारों पर गहराता संकट और हमारा दायित्व विषय पर आयोजित 2 दिवसीय 14वां राज्य सम्मेलन के पहले दिन किस प्रकार सरकार के द्वारा देश में मानवाधिकार का हनन हो रहा है उस पर चर्चा की गई। साथ ही इसको रोका कैसे जाए इसकी रणनीति बनाई गई। साथ ही लोक कलाकार सुनील कुमार और लोक गायिका अनीता कुमारी के द्वारा लोक गीत की प्रस्तुति की गई। मौके पर संगठन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर सिन्हा,
बिहार प्रांत के अध्यक्ष आनंद किशोर, उपाध्यक्ष किशोर दास, राष्ट्रीय परिषद सदस्य शाहिद कमाल सहित संगठन से जुड़े हुए काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। ये बिहार राज्य का PUCL जो मानवाधिकार संगठन है, लोक शासन संगठन इसको कहते हैं, उसी का राज्य सम्मेलन है। आज और कल 2 दिन 25-26 का राज्य सम्मेलन है। ये पूरे देश में मानवाधिकार जो है उसका हनन सरकार मुख्य रूप से बड़ा ऑफेंडर है, तो वो कैसे ठीक हो, इसके लिए पूरे प्रदेश से हर ज़िले से प्रतिनिधि आए हुए हैं और वो ये 2 दिन में रणनीति तय करेंगे कि किस तरह से स्टेट प्रो पीपुल बने और जनता के मानवाधिकार का हनन न करे। तो जो पुलिस एट्रोसिटीज़ होती है, जो सरकार के ऐसे कई सारे कानून हैं कि जो मानवाधिकार का उल्लंघन उससे होता है, तो उन्हीं सब के बारे में विमर्श करने के लिए ये 2 दिन का सम्मेलन है। आज पहला दिन क्या कुछ हुआ? आज जो है वो संगठन के जो विभिन्न ज़िले में कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग होगी और फिर उस पर रणनीति तय होगी और कल जो है वो उस पर विशेष कार्यक्रम बनेगा। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के 7 वर्ष पूरे होने पर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी और कर्मचारियों ने सिटी पार्क में 7 पौधे लगाए। इस दौरान अपर नगर आयुक्त मोहम्मद ओसामा सहित कई निगम कर्मी भी मौजूद रहे। अपर नगर आयुक्त मोहम्मद ओसामा ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले को स्मार्ट सिटी में शामिल होते हुए आज 7 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसे लेकर 7 पौधे लगाकर ग्रीन सिटी क्लीन सिटी की शपथ ली गई है। स्मार्ट सिटी वैसे मुजफ्फरपुर में 2015 से काम कर रही है, 17 से और काफ़ी अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से भी, और ये एक तरह का बर्थडे कह सकते हैं जो प्लांटेशन ड्राइव है आज का। हमारे साथ नगर निगम के एम्प्लॉयज़ थे और स्मार्ट सिटी के भी काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगा। चलिए बोलिए। जैसा कि आज सभी को मालूम है, स्मार्ट सिटी अपने 7 वर्ष कंप्लीट कर चुका है, तो उसी के उपलक्ष्य में MSCL मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने प्लांटेशन ड्राइव की एक परियोजना चलाई है, क्योंकि आज की पॉल्यूशन को देखते हुए प्लांट्स का होना कितना जरूरी है तो हम जानते ही हैं। तो इसी चीज़ को अपने जहन में रखते हुए हमने आज सिटी पार्क के कैंपस में लगभग 100-150 वृक्ष का वृक्षारोपण किया है। और इसके लिए जो यहाँ पे एजेंसी है उन्हें आदेश भी दिया है कि वो सुनिश्चित करेंगे इनका वृक्षारोपण की सिंचाई पानी टाइम से देते रहे और इनका ध्यान रखा जाए। इस तरह हमारे मुजफ्फरपुर के बरोराज धर्मपुर इसाक गांव के मजार शरीफ परिसर में शुक्रवार की शाम उर्स के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल शुक्रवार की शाम इसाक शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ पर सालाना उर्स चल रहा था। बताया गया कि उर्स में लगे मेले के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने लड़कियों से छेड़खानी करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर कई युवकों ने मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरा परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पहल पर मामले को शांत कराया गया। घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने कहा कि वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। वो लोग सोचा कि हम मार रहे हैं, ठीक है, सारा छोटा था तो उसको मतलब डांट के भगा दी। हाँ, डांट के भगा दी। उसके बाद वो लोग थे ना, संख्या में जो है हवा बंद कर दिया, हट जाओ। हाँ, बताइए आप हम लोग संख्या में सर उन लोग के तुलना में 10% समझ रहे हैं। तो वो लोग संख्या का पावर दिखा करके टारगेट बना करके 20 लड़का आया, ठीक है, 20 लड़का आया मुझे मारने, ठीक है। तब इधर से लोग गया, फिर भी हम लोग को यहाँ देख के मार के, यहाँ देखिए सर, यहाँ भी देखिए। बताइए सर हम कैसे झगड़ा कर सकते हैं? ये देखिए दिखाओ। आवेदन क्यों देने गया था? वार्ड है इसका। कहाँ है? लिख के दो। जानते हैं ना यूपीएससी का एस्पिरेंट का माइंड सर्च कैसा होता है सर? हम झगड़ा कैसे कर सकते हैं? हम दरवाजे पर खड़े हैं, आके इतना जोर से दरवाजे पे आके मार रहे हैं। बताइए मेडिकल प्रॉब्लम भी रखे हुए
तलवार भी छीन के रखा गया है, हथियार आवेदन तू एक भी रिपोर्टर हवा ना इसरार मुखिया आए नहीं बात मनाए, बात नहीं मनाए, थोड़ा कॉल करके पूछिए ना, इसरार मुखिया के बात नहीं मनाए। 3 मरतबा सर समझा के उसको भेज दिए, तभी आके सभी लड़का समान करा। वो नाम मंसूर आलम का बेटा था एक, तो सबसे पेपर में लिख के दीजिए ना। किसान संगठन के आह्वान पर शनिवार को कथित भारत बंद को लेकर जीआरपी और आरपीएफ अलर्ट पर है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके लिए मुख्यालय से अतिरिक्त सुरक्षा बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। शुक्रवार की रात से ही जीआरपी थानेदार दिनेश कुमार साहू और आरपीएफ इंस्पेक्टर पीएस दुबे के नेतृत्व में जंक्शन के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। वहीं वेटिंग रूम, एफओबी, सर्कुलेटिंग एरिया समेत प्लेटफॉर्म पर बैठने वाले यात्रियों के बीच जागरूकता भी किया गया। खासकर संदिग्ध पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कंट्रोल रूम में 2 टेक्नीशियन की तैनाती की गई है। दरोगा भवेश कुमार दिनकर ने बताया कि मुख्यालय के आदेश पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। आज को लेकर के बड़े पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार जैसे कि जगह जगह पर हर जगह पुलिस प्रशासन पदाधिकारी पुलिसकर्मी लगाया गया है और हम लोग अलर्ट हैं उसके लिए। कहीं भी कोई प्रकार की किसी प्रकार की अभी अप्रिय घटना होने की बात नहीं आई है और होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि प्रशासन मुस्तैदी से लगी हुई है। सोनपुर मंडल के डीआरएम नीलमणि ने शनिवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन का निरीक्षण किया। इस दौरान कई खामियां पाई। रेलवे के इंजीनियर और ठेकेदारों को फटकार भी लगाई। मामला शेडल्स में वायरिंग को लेकर था। इसे शीघ्र दुरुस्त करने को कहा गया। डीआरएम ने रेलवे अस्पताल का भी निरीक्षण किया। पता लगा कि यहां इलाज से अधिक रेफरल सिस्टम पर भरोसा किया जाता है। जब उन्होंने रजिस्टर चेक किया तो मामला सही पाया गया। उन्होंने रेलवे के डॉक्टरों से जानकारी ली और कहा कि अगर कोई कमी है तो उसे बताइए, पूरा किया जाएगा। लेकिन हर मरीज को रेफर करने का क्या मतलब है? उन्होंने दवाइयों का भी कोटा बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके बाद प्लेटफॉर्म का भी उन्होंने जायजा लिया। मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि वेटिंग एरिया और सिटिंग एरिया को बढ़ाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक यात्री वहां बैठ सके। फुट ओवर ब्रिज का भी काम चल रहा है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 को पूरी तरह फंक्शनल कर दिया गया है। अब यात्रियों के लिए और भी सुलभ रहेगा। मैं आज यहाँ पर जो रनिंग रूम है, रनिंग रूम में क्या व्यवस्था है, सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही कि नहीं रनिंग स्टाफ के लिए, प्लस ये जो हमारा यहाँ पर एक हेल्थ यूनिट है, हेल्थ यूनिट का भी हमने जायज़ा लिया है और बाकी पैसेंजर एमिनिटीज़ का भी हम जायज़ा अभी स्टेशन पर लेंगे। आने वाले दिनों में यात्री सुविधा में और किस प्रकार से इजाफा होगा? देखिए, मुजफ्फरपुर स्टेशन पर यात्रियों जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ी है कोविड के बाद, तो उस हिसाब से यात्रियों की सुविधा में हम यहाँ विस्तार करने जा रहे हैं। इसमें हमारी प्लानिंग ये है कि जो एक वेटिंग रूम काफ़ी छोटा है यहाँ पर, तो उसको बढ़ाया जाए और जो यहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसको भी बढ़ाया जाए। प्लेटफॉर्म 4 और 5 पूरी तरह से फंक्शनल हो गए हैं और वहाँ जो कुछ सुविधाओं की कमी थी उनको भी लगभग बढ़ा दिया गया है, लगभग पूरा कर दिया गया है। और फुट ओवर ब्रिज का काम भी में भी गति आई है और हम लोग उसको भी जल्दी से जल्दी जो नया फुट ओवर ब्रिज है उसको हम लोग कमीशन करेंगे। सर, सुरक्षा के लिहाज से सर यहाँ पे स्कैनर लगाया गया है, वो स्कैनर बंद के कगार पे है, जांच नहीं होता है सर। कुछ दिन पहले वहाँ हादसा भी हुआ है सर, बच्चा उसके अंदर आ गया था। तो स्कैनर में जो एक दुर्घटना हो गई थी कि कोई जैसा बता रहे हैं एक बच्चा आ गया था जिससे स्कैनर को खोलना पड़ा, तो खोलने के बाद स्कैनर वो डैमेज्ड हो गया है, वो डैमेज हो गया, उसको रिपेयर करवाया जाएगा। बाकी जो स्कैनर हैं वो तो वर्किंग कंडीशन में हैं
सर लेकिन वहाँ जांच नहीं होता है, वहाँ से आते जाते अगर देखा जाएगा तो वहाँ पे लगेज का जांच नहीं होता है। पोस्टिंग तो है लेकिन जांच नहीं होती है। नहीं, जांच तो बगैर जांच के सामान भीतर जाना नहीं है ये। हाँ, इसको हम लोग दिखवा लेंगे जो आप बता रहे हैं। देखिए, इसमें रेलवे ने स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर स्टेशनों पर और ट्रेनों को भी, जो एक्सप्रेस ट्रेन्स चल रही हैं उनको भी जहाँ तक संभव है उसको हम लोग एस्कॉर्ट कर रहे हैं। उसमें हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टेशंस पर भी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है। और आपने देखा है कि पिछले 4-5 दिनों से ट्रेनों का परिचालन काफ़ी सुचारू ढंग से हो रहा है। अभी हमें कोई इधर असुविधा नहीं हुई है। कोई भी उपद्रवी हमारे स्टेशंस में या ट्रेनों के ऑपरेशन को पिछले 4-5 दिनों में हमारे मंडल में कोई ऑपरेशन अफेक्टेड नहीं हुआ। इस भवन को निरीक्षण करने के दौरान क्या कुछ खामियां भी सामने आई हैं? देखिए, ये तो एक कंस्ट्रक्शन का इन प्रोसेस है। हम लोग देख रहे हैं जो भी चीज़ें कुछ कमियां हैं तो उनको, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उन सबको पूरा किया जाएगा। शनिवार 25 जून को भाजपा नेताओं ने काला दिवस मनाया। मंडल से लेकर जिला कार्यालयों में सभी एकजुट हुए। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार देश में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की हत्या की गई थी। आपातकाल में मानवाधिकार का हनन, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई थी। समस्त विपक्ष दलों के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो काला दिवस है जिसको हम लोग काला दिवस के रूप में याद करते हैं। आपातकाल ब्रिटिश काल की याद को ताज़ा करता है। जिस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने इस देश के जनता पर जुल्म नहीं ढाया होगा, उससे ज़्यादा जुल्म उस समय की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने देशवासियों पर ढालने का काम किया था। जबरन ढंग से आपातकाल इस देश को थोपा गया था, जबकि देश में इससे पहले भी 2 बार आपातकाल लगे थे, 62 और 71 में। लेकिन हर बार जब बाहरी युद्ध हुआ था और देश को बाहरी शक्तियों से जब खतरा हुई थी, तब आपातकाल लगाया गया था। लेकिन अपने शासन को कायम रखने के लिए, नाजायज़ ढंग से लोकतंत्र की हत्या करने के लिए इस देश को आपातकाल पे थोपा गया था। और आज देश में वैसे लोग जो इस देश को आपातकाल से थोपने का काम किए थे, वो असहिष्णुता और असहजता की बात करते हैं कि आज देश में वैसे लोग अपने आप को असहज, असहन महसूस करते हैं। हम वैसे लोगों की निंदा करते हैं और उस समय की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार की भी निंदा करते हैं कि जबरन इस देश में आपातकाल लागू कराने का काम किए थे। और हम लोग ये संदेश देते हैं ताकि आने वाले दिनों में कोई भी सरकार इस तरह की निरंकुशता इस देशवासियों पर नहीं थोप सके और अत्याचार नहीं कायम कर सके। जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राज नारायण ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर कहा कि जाति आधारित सर्वे के तहत निजी क्षेत्र में नौकरियां कर रहे लोगों का भी सर्वे करवाई जाए। उन्होंने कहा कि बिहार में पिछड़े, अति पिछड़े के लिए आरक्षण लागू हुए 40 साल से ज्यादा हो गए। केंद्र सरकार में ओबीसी आरक्षण लागू हुए लगभग 30 साल हो गए, लेकिन बिहार सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं है जिससे पता चल सके कि कौन सी जाति आरक्षण का लाभ उठाने से वंचित रह गई है, ताकि उनके लिए विशेष उपाय किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि जनहित अभियान बिहार सरकार से मांग करती है कि जाति आधारित सर्वे के दौरान कॉलम में वही जाति भरी जाए जो बिहार सरकार की अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की सूची में दर्ज है। आर्थिक पिछड़े वर्गों को आरक्षण के लिए अंगड़ी जातियों की सूची भी बिहार सरकार के पास है। इस सूची से अलग यदि जाति दर्ज की जाएगी तो अशुद्धियों की भरमार लग जाएगी। वर्षों से यह मांग उठाता आ रहा है, आगे भी उठाता रहेगा जब तक कि इस देश में जाति जनगणना अधिनियम 1948 के तहत, जनगणना डिपार्टमेंट के तहत नहीं हो जाता है, तब तक हम लोगों की ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन राज्य सरकार की इस घोषणा पर हम लोगों की कड़ी निगरानी रहेगी। हम लोग कड़े ढंग से इस पर नज़र रखेंगे कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। और उन तमाम सामाजिक संगठनों से भी हम अपील करना चाहते हैं कि आप अपने अपने ज़िले में आप इस पर अपनी निगरानी रखें और सरकार को अपनी चिंता से होने वाली गड़बड़ियों से समय समय पर अवगत कराते रहें, ताकि एक सही आंकड़ा निकल कर आ पाए। और जब सही आंकड़ा निकल कर आए तो कम से कम बिहार में सामाजिक समरसता कायम हो पाए, जो जनगणना का मूल उद्देश्य है। जनगणना का ये उद्देश्य कभी नहीं रहा कि समाज को हम जातियों में बांट दें, समाज को हम टुकड़े टुकड़े में कर दिया जाए। यह राजनीतिज्ञों को सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। इस तरह से आपने दिल्ली पदयात्रा करने की घोषणा की कि बिहार से हम पदयात्रा करेंगे, तो केंद्र पर जाति जनगणना कराने का दबाव कैसे बने,
इस पर उनको विचार करके उस घोषणा पर उनको कायम रहना चाहिए, ताकि यह काम राज्य सरकार का था ही नहीं, यह काम केंद्र सरकार का था। आपातकाल की 45वीं वर्षगांठ पर महाराणा प्रताप सेवा संस्थान, नागरिक मोर्चा और श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट ने लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया। साथ ही जेपी आंदोलनकारी सम्मान समारोह 2022 का शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में आयोजित किया गया, जिसमें जेपी आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सुरेश शर्मा ने बताया कि गांधी और जेपी ने सत्ता से अलग रहकर राष्ट्र का जो नेतृत्व किया वह अद्वितीय और बेमिसाल है। मौके पर अधिवक्ता मुन्नी चौधरी, रमेश केजरीवाल, डॉक्टर जगदीश शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। जेपी आंदोलन जो बिहार से पूरे देश में फैला, उसके जो अगुआ थे जो जेल गए, उन लोगों को वैसे जेपी आंदोलनकारी भाइयों बहनों को आज सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर नवयुवक समिति में हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, ताकि देश की जो अखंडता है, देश की स्वतंत्रता है, उसमें किसी तरह का अत्याचार कोई सरकार न कर सके, इसके जेपी आंदोलन के हम लोग गवाह हैं और उसको हम लोग आज एक सम्मानजनक ढंग से लोगों को सम्मानित किया जाए। आपातकाल की 47वीं वर्षगांठ है। आज ही के दिन 25 जून 1975 को भारत की तानाशाह सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में हिटलर शाही लाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन जो 18 मार्च 1974 को शुरू किया गया था, और उसी बीच में महान समाजवादी राजनारायण द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया गया कि इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उसी समय यह जजमेंट दे दिया, फैसला कि श्रीमती गांधी 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकती, वंचित कर दिया गया। कांग्रेस सरकार घबरा गई। एक तरफ जेपी आंदोलन, एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, कांग्रेस के सामने कोई चारा नहीं था। अपनी तानाशाही सरकार को बरकरार रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने आज ही के दिन 25 जून 1975, 47 वर्ष पूर्व अर्धरात्रि में देश में इमरजेंसी लागू कर दी, आपातकाल की घोषणा कर दी। लोकनायक जयप्रकाश, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, रघुवंश सिंह, जितने सरीके नेता थे, जो भी छोटे बड़े सभी राजनेताओं को जेल के अंदर नजरबंद कर दिया गया। पूरे देश को कैद खाना बना दिया गया। मुजफ्फरपुर के छाता चौक किशोर कॉम्प्लेक्स स्थित दी ऑफिसर एकेडमी में बीपीएससी के लिए नए फाउंडेशन बैच की शुरुआत 27 जून से होने जा रही है। इस बात की जानकारी देते हुए संस्थान के डायरेक्टर शशि सावंत ने बताया कि पटना के 12 सदस्यीय टीचर टीम पीटी मेंस और इंटरव्यू ऑप्शनल की तैयारी करवाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार की यह सबसे अधिक सफल शिक्षकों की टीम है। बिहार की सर्वश्रेष्ठ संस्थान द ऑफिसर्स एकेडमी आपके शहर मुजफ्फरपुर में खुल चुकी है, जो आपके लिए लेकर आ रही है नई बैच, जिस बैच से जुड़कर आप अपनी अधिकारी बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। हमारी अगली बैच 27 जून को आ रही है, जिस बैच के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या 9798641642 पर कॉल करके आप हमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको 20,000 प्रश्नों का टेस्ट करवाते हैं ताकि आप अपने आप को आकलित कर सको कि आपकी तैयारी किस स्तर तक की है। साथ ही साथ हम आपको उत्तर लेखन पर विशेष ध्यान देते हैं। हमारी शिक्षकों की टीम आपको उत्तर लेखन पर काम करती है ताकि आप बेहतर उत्तर लेखन के जरिए आप मुख्य परीक्षा में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको डॉट स्पेशल सेशन देते हैं। डॉट क्लियर करने के लिए आपको चैप्टर वाइज मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, करंट अफेयर के विशेष सेशन उपलब्ध करवाते हैं और हमारे विशेष अनुभवी लोगों के द्वारा आपको विशेष मेंटरशिप प्रोग्राम भी उपलब्ध करवाते हैं। शनिवार को मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा ग्रैंड मॉल के सामने वलीगढ़ गार्डन में लैक्मे एकेडमी के एक्सक्लूसिव ब्रांच का शुभारंभ हुआ।
बोचा विधायक अमर पासवान ने फीता काटकर ब्रांच का उद्घाटन किया। मौके पर एकेडमी की डायरेक्टर खुशबू कुमारी, अमर पासवान की पत्नी हरपिंदर कौर सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। लैक्मे एकेडमी में मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी थेरेपिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट और नेल आर्ट का कोर्स करवाया जाएगा। डायरेक्टर खुशबू कुमारी ने बताया कि यहां ट्रेनिंग करने वालों को 100% प्लेसमेंट की गारंटी दी जाएगी। विधायक अमर पासवान एवं उनकी पत्नी ने संस्थान के डायरेक्टर को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर जैसे छोटे शहर के लिए यह बड़ी उपलब्धि है, जहां कोर्स करने के साथ प्लेसमेंट की गारंटी दी जाएगी। जी, आज लैक्मे एकेडमी का उद्घाटन हुआ है और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा इनके प्रोप्राइटर खुशबू जी को कि उन्होंने ऐसे कुछ सोच रखा और यहाँ पे एक लैक्मे एकेडमी खोली जहाँ पे बच्चियाँ अपना एक भविष्य तलाश कर सकती हैं, भविष्य उनका उज्जवल हो सकता है। क्योंकि हर कोई जब समाज में आप देखते हैं, एक आजकल समाज का है कि हम कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, हमारी रूपरेखा कैसी दिखती है। जैसे हम आगे किसी से बात करते हैं तो हम लोग का चेहरे का एक्सप्रेशंस और मतलब हम लोग कैसे अपना समाज में चलते, प्रेजेंटेशंस कैसे कैसे रहता है। तो कहीं ना कहीं खुशबू जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने एक ऐसा एकेडमी खोला है जहाँ से एक निखार आएगा बच्चियों में और समाज में कि वो अपने आप को एक अच्छा एकेडमिक रूप से वो अपना देख सकेंगे और समाज में आगे बेहतरीन तौर पे चल सकेंगे। बहुत अच्छा लगा और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी यहाँ की प्रोप्राइटर खुशबू जी को, और उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है एक लैक्मे एकेडमी यहाँ खोल के। ये एक 12th पास आउट या 10th पास आउट गर्ल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह हम देख सकते हैं, जहाँ आजकल लोग अपनी लड़कियों को घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहते, ज़्यादा दूर भेजना नहीं चाहते पढ़ाई लिखाई के लिए। तो एक सिटी में, मुजफ्फरपुर जैसे सिटी में अगर ये खुल रहा है तो उनके ठीक है, ये पास में भी है और मुजफ्फरपुर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है लड़कियों को आगे एजुकेशन के लिए। तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो इस फील्ड में आए और एक उनके पास हुनर होगा तो वो आगे उनके भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, ताकि वो कभी भी इस हुनर को अपना आजमा के कहीं भी रोज़गार ले सकती हैं और आगे अच्छा कर सकती हैं। लैक्मे एकेडमी का पहले तो पूजा हो गई थी, बट आज यार प्रॉपर तरीके से उद्घाटन हुआ है। जी विधायक आ गए जी, क्या कुछ का ट्रेनिंग यहाँ दिया जा रहा है? यहाँ पे मेकअप और ब्यूटी थेरेपिस्ट, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी, ये सब का कोर्सेज करवाए जाते हैं। नेल आर्ट, नेल टेक्नीशियन और भी पर्सनल ग्रूमिंग, बहुत सारे कोर्सेज करवाई जाती है जी। इस तरह का यहाँ पर पहला है मुजफ्फरपुर में? हाँ, मुजफ्फरपुर में पहला है। कैसे लगा कि मतलब कि यहाँ पे लाके ब्रांच बैठा है मुजफ्फरपुर में? क्योंकि ये पटना में बहुत सारे ब्रांच हैं और मुजफ्फरपुर में अभी तक एकेडमी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं एकेडमी ओपन किया जाए, ताकि यहाँ के बच्चे को मतलब प्रॉपर जॉब की भी तो दिक्कत है, तो जॉब दिया जाएगा। यहाँ पे 100% प्लेसमेंट भी दी जाती है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जो भी नए जो बच्चे होंगे जो मैट्रिक इंटर पास करने के बाद सीखना चाहेंगे? जी, सब लोग सोचते हैं कि प्रॉपर मतलब मैट्रिक इंटर करने के बाद सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ते हैं। उसमें आपको है कि सरकारी नौकरी सबको मिलती नहीं है, और इसमें है कि आप मैट्रिक इंटर करने के बाद कुछ पैसे लगा के आप अगर कोर्स कर लेते हो तो आप स्टार्टिंग से पैसा कमाना शुरू कर देते हो। तो मैंने ये यूथ के लिए ऐसा सोचा और ये ओपन किया है। राजद की ओर से जुड़न छपरा स्थित पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह की जयंती मनाई गई। जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, विधायक अनिल सहनी, निरंजन राय, इजराइल मंसूरी, विधायक अमर पासवान, प्रदेश सचिव वसीम मोहम्मद मुन्ना सहित उपस्थित राजद नेताओं ने बीपीसी के तेल चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें याद किया। आज विश्वनाथ प्रताप सिंह जो 89 में प्रधानमंत्री बने थे, मसीहा, गरीबों के मसीहा थे, मंडल कमीशन उन्होंने लागू किया, सरकार से नाता तोड़ लिया, लेकिन गरीबों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने मंडल कमीशन लागू करने का काम किया। उनको उनके लोगों ने बहुत गाली देने का काम किया। उनको लोगों ने कहा कि ये हम लोगों का नारा था, ये राजा नहीं रंक है और देश के तकदीर हैं, लेकिन उन लोगों ने नारा देने का काम किया, भद्दी भद्दी गालियाँ देने का काम किया। लेकिन आज उन्हीं का दिया हुआ जो बीपी मंडल कमीशन जो लागू हुआ, उन्हीं का दिया हुआ है। इसलिए आज हम लोग उनको अपने गरीबों के मसीहा के रूप में आज उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। पूरे बिहार में तमाम जिला और प्रखंडों में उनकी जयंती मनाई जा रही है। शनिवार को एक प्रयास मंच की ओर से कन्हौली विष्णुदंत ग्रामीण टोला में मस्तिष्क, ज्वर, चमकी बुखार पर आधारित जागरूक अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
लोकगीत के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों को चमकी बुखार से बचाव को लेकर जागरूक किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि हर साल अप्रैल माह से शुरू उच्च तापमान और उमस भरी गर्मी के बीच यह बुखार भयावह रूप लेती है और फिर बच्चों की जान भी चली जाती है, जो कि बहुत ही दुखद है। एक प्रयास मंच के द्वारा चमकी बुखार पर आधारित गीत लोकगीत है, तो वही गान सुनते हैं। देखा शुरू भइल बा गर्मी, अभिमानी आइल बा चमकी। देखा शुरू भइल बा गर्मी, अभिमानी आइल बा चमकी। कि भैया रखिया बउआ के तू बचाई के, धूप से तू बचाई के न। कि भैया रखिया तू बउआ के बचाई के, धूप से तू बचाई के न। देख शुरू भइल बा गर्मी, अभिमानी आइल बा चमकी। देख शुरू भइल बा गर्मी को धमकी। आज एक प्रयास मंच के द्वारा कन्हौली विसंदूत ग्रामीण टोला में चमकी बुखार पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर साल उच्च तापमान और उमस भरी गर्मी में यह बीमारी भयावह रूप ले लेती है और फिर इसकी चपेट में बच्चे आ जाते हैं। और इसी को देखते हुए मंच के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम मतलब चमकी बुखार पर आधारित लोकगीत के द्वारा देखा शुरू भइल बा गर्मी, आ बीमारी आइल बा चमकी लोकगीत गाकर लोगों को जागरूक किया गया। लोकगीत में यहाँ बताया कि बच्चों को धूप में बाहर ना भेजे, दिन में 2 बार नहाए और ORS और नींबू घोल का पानी पिलाते रहे। और साथ ही चमकी को 3 धमकी से हम इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। पहला धमकी ये कि बच्चों को रात में भरपेट भोजन खिलाए। दूसरा धमकी ये कि मतलब जब भी सुबह उठे तो बच्चों को उठाए। और तीसरा धमकी ये कि अगर चमकी बुखार का लक्षण दिखे तो तुरंत उसको अस्पताल मिले जाए। और साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से यह मांग करता हूँ कि यह हर साल यह बीमारी आती है जो कि दुखद है और इसका कोई ठोस जाँच हो और यह हमेशा खत्म हो, यह हमारी मांग है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डैन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।